गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आजकल हम लेसन 2 देख रहे हैं बुक 1 का, जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल ए स्टोरी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 321 BCE में उसने स्थापना की थी। याद रखना कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो उससे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने इन सभी छोटे राज्यों को मिलाकर एक भारत की नींव रखी थी। तो ये हमारे देश का पहला नेशनल जो था वो किंगडम था। इसलिए भी मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में महान स्थान दिया जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि अशोक ने क्या धर्म जो था वो चलाया था। बच्चे, अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी का सबसे महान राजा था। अशोक जो था वो पहले तो एक आम शासक था। वो युद्ध लड़ने का उसे बहुत शौक़ था, शिकार करने का बहुत शौक़ था, लेकिन बहुत एम्बिशियस किंग था। लेकिन एक वॉर ने उसकी लाइफ को जो था वो बदल दिया था, और वो वॉर था कलिंगा वॉर। ये अशोक था और उसने ये कलिंगा वॉर लड़ा था। कलिंगा जो है ये उड़ीसा का एक प्रांत था। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि अशोका बहुत एम्बिशियस था। उसने ऑलमोस्ट सारे हिंदुस्तान को जीत लिया था। तो ये एक अकेला कलिंगा जो था वो रह गया था। तो उसने कलिंगा पर जो था वो अटैक किया, और इस लड़ाई ने अशोक की ज़िंदगी को बदल दिया। वो लड़ाई वो जीत गया था, लेकिन कहते हैं कि शाम के टाइम जब लड़ाई ख़त्म हुई तो वो बैटल फील्ड में गया, और उसने वहाँ क्या देखा। उसने वहाँ देखा कि सब तरफ डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ जो हैं वो बिखरी हुई हैं, और बच्चे और स्त्रियाँ जो हैं वो रो रही हैं। तो उनके रोने ने अशोक के दिल को पिघला कर रख दिया, और उसे अपने कार्य पर, अपने इस युद्ध लड़ने पर बहुत रिपेंट हुआ, और उसने ये कसम ली कि आने वाले टाइम में वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, और इस दुनिया को जो है वो प्यार से जीतेगा। इस प्रकार अशोक जो था वो अशोक से अशोक महान बन गया, और उसने जो था एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था धम्म। तो इस धम्म में क्या बातें कही गई थी, इसमें अशोक ने बताया था कि इसमें ना बेसिकली सभी धर्मों की अच्छी बातों को लिया गया था। इसमें बताया गया था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनानी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, और नॉन वायलेंस को का पालन करना चाहिए, और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितने भी दास हैं, स्लेव्स हैं, उनके प्रति भी दयावान होना चाहिए। तो इस तरीके से अशोक जो था वो अशोक महान बन गया। लेकिन ये धम्म जो था वो उसका ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, और इसके बाद अशोक ने खुद भी जो था वो बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के जो शिलालेख थे उनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व था। अब तुम्हें मैंने परसों बताया था कि शिलालेख स्तंभलेख क्या थे। अशोक ने ना अपने राज्य में बड़ी बड़ी शिलाओं पर और स्तंभों पर, पिलर्स पर उसने अपने धर्म की अच्छी बातें, और साथ में उसने क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में उसने बड़ी डिटेल में बताया है। तो ये शिलालेख हमें अशोक को समझने में, मौर्य साम्राज्य को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि उसके जो ये शिलालेख हैं वो फ्रंटियर एरियाज़ में हैं, यानी सीमाओं में हैं। इनकी सहायता से हमें अशोक के राज्य की सीमाओं का आसानी से पता लग जाता है। इसके बाद अशोक के शिलालेख में अशोक के निजी धर्म के बारे में और उसके करैक्टर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो कैसे? अब अशोक ने बताया है उसमें अपने धम्म के बारे में बताया है। उसने ये भी बताया कि उसने बौद्धिज़्म को फैलाने के लिए क्या क्या किया है, और उसने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए क्या किया है।
तो इससे हमें उसके करैक्टर के बारे में कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो बहुत अच्छा राजा था। इसके अलावा अशोक के विदेशों के साथ संबंधों का भी पता चलता है, क्योंकि अशोका ने खुद कहा है कि उसने अपनी बेटी जो था संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो था श्रीलंका और बर्मा में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजा था। तो इससे हमें पता चलता है कि अशोक के फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। इसके अलावा अशोक ने जो था प्रजा की भलाई के लिए क्या काम किए, इनका भी हमें इसमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा ना ये शिलालेख मौर्य काल के कला के भी बड़े सुंदर नमूने हैं। कैसे सुंदर नमूने हैं? क्योंकि ये शिलालेख, ये स्तंभलेख अभी भी एज इट इज़ हैं। इनके ऊपर अब जैसे ये आयरन के पिलर्स बने हुए हैं, इतने साल बीतने के बाद भी इनके ऊपर जंग नहीं लगा है, ये एज इट इज़ खड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम जो आर्ट थी वो कितनी एडवांस थी। जबकि आजकल के टाइम का देखो, अगर हम आयरन का पिलर बनाते हैं तो कुछ ही टाइम बाद उस पर जंग लग जाता है, लेकिन उस टाइम के पिलर्स एज इट इज़ खड़े हैं। मैं आपको जो है इसकी इमेज दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है इसके पिलर हैं, स्तंभ लेख है जिसमें उसके ये अभिलेख लिखे गए हैं, और इसकी चमक देखो एज इट इज़ अभी भी बनी हुई है। इतनी शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी ये एज इट इज़ खड़े हैं। ठीक है। इसके अलावा ये देखो, अशोका ने बहुत सुंदर जो थी वो दीवारों के ऊपर स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनवाई थी। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर नमूने हैं मौर्य काल के। ये सब मूर्तियाँ जो थी मौर्य काल में बनाई गई थी। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, बहुत सुंदर, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही कमाल की बनी हुई है। ये देखो, ये एक और स्कल्पचर का एग्जाम्पल है मूर्ति कला का, कि कितनी ब्यूटीफुली जो है दीवारों पर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देखो, ये पिलर की हमने दूर से ऊपर से पिक्चर ली गई है। ये सारनाथ का निशान है। शेर बना हुआ है जो हमारा नेशनल सिंबल है। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो था वो पतन क्यों हो गया था। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम जो है बुक में नहीं है, इसलिए मैं जो समझा रही हूँ उसे वो ध्यान से देखेंगे और अपनी बुक में जो है, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन वो उतार लेंगे। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया था। मौर्य साम्राज्य कोई 150 ईयर्स ही चला था और इसके बाद इसका डाउनफॉल हो गया था। क्यों हो गया था? सबसे पहले वीक सक्सेसर्स। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो था वो राजगद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार के बाद जो था अशोक जो थे वो राजगद्दी पर बैठे। लेकिन इसके बाद जो उनके सक्सेसर्स बैठे थे वो उनकी तरह इतने काबिल नहीं थे। जैसे कि कुणाल था, अशोक के बाद कुणाल, फिर दशरथ, फिर शालिमुख, देववर्मन और बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो था पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से जो थे इनके उत्तराधिकारी कमज़ोर निकले और वो मौर्य साम्राज्य को नहीं चला सके, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में ब्राह्मणों की चतुरता। ये क्या था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्धिज़्म को स्प्रेड करने पर काफ़ी पैसा खर्च किया था, जिसके कारण जो था ब्राह्मण्स जो थे उस टाइम सोसाइटी के इम्पोर्टेंट पार्ट थे, वो अशोक से वो नाराज़ हो गए और फ्यूचर में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जो बृहद्रथ था, यानी जो अंतिम मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या जो थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि एक ब्राह्मण था, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि एक ब्राह्मणों की डायनेस्टी थी। इसके बाद हम देखते हैं अहिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस।
अशोक ने जैसे कि कलिंगा युद्ध के बाद जो था उसने युद्ध लड़ने की अपनी नीति त्याग दी थी और उसने अहिंसा की नीति को अडॉप्ट कर लिया था। अब क्योंकि फ्यूचर में कभी युद्ध ही नहीं हुए तो जो सैनिक थे वो युद्ध लड़ना ही भूल गए थे और भविष्य में अगर कहीं पर भी कोई रिवोल्ट हो जाता था तो वो उसको दबा ही नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ी थी। तो जिसके कारण जब फ्यूचर में रिवोल्ट हुए तो सैनिक जो थे वो उसको दबा नहीं सके, तो जिसके कारण ये डाउनफॉल हो गया। इसके बाद विदेशी आक्रमण, क्योंकि अब आर्मी मौर्य साम्राज्य की इतनी कमज़ोर हो गई थी, उनको लड़ाइयाँ लड़नी नहीं आती थी, तो जब फॉरेन इन्वेडर्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और इसके फ्रंटियर एरियाज़ में जो थे वो अटैक करने शुरू कर दिए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का जो था वो डाउनफॉल हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य चाहे 150 वर्ष ही रहा था, लेकिन इस साम्राज्य की इंडियन हिस्ट्री में अपना ही स्थान है। हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य को इतिहास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार एक अखंड भारत की स्थापना की थी। अखंड का मतलब यूनाइटेड इंडिया। अभी पहले मैंने बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सभी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक यूनाइटेड भारत बनाया था। सेकंड, मौर्य काल की मूर्ति कला सराहनीय थी। देखो बच्चे, उस टाइम 3rd-4th सेंचुरी में जब इतना डेवलपमेंट हुई भी नहीं थी, उस टाइम इतनी सुंदर स्कल्पचर्स बनाई गई थी जो कि अपने आप में अतुलनीय हैं, अपने आप में ही हैरान करने वाली हैं। तो इसके बाद भी हमें नो डाउट मूर्तियाँ मिली हैं, सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन इतनी सुंदर नहीं मिली हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो प्राचीन राजा थे वो मौर्य साम्राज्य से पहले बड़े बड़े टाइटल्स जो थे वो धारण करते थे, लेकिन मौर्य काल के राजाओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जबकि अशोक जो था उसका नाम इंडियन हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसके बाद भी उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके बावजूद भी जो था उसने ऐसी कोई भी टाइटल जो था वो धारण नहीं किया था। तो ये अपने आप में ही उसकी ग्रेटनेस है। इसके बाद जो था कि मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना पावरफुल था कि उसके रहते भारत में विदेशी शक्तियों ने पैर पसारने का सपना भी देखना छोड़ दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था और वह भारतीय शासकों के लिए एक सिरदर्द बन गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था तो सेल्यूकस ने भारत पर अटैक किया था, जो कि सिकंदर का ही एक सक्सेसर था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। तो इसके बाद जो था किसी भी विदेशी शक्ति ने भारत में पैर पसारने का सपना नहीं देखा। फिर इसके बाद अशोक ने जो ये धम्म की नीति अपनाई और अपनी प्रजा के प्रति जो स्नेह दिखाया, उसमें अशोक को महान सम्राट बना दिया। अभी हमने देखा था कि अशोक ने क्या क्या काम किए थे। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने इवन एनिमल्स तक के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए थे। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था। उसने उनके वेलफेयर के लिए जो था सराय बनवाई, सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए और भी ना जाने क्या क्या किया। तो जिसके कारण उसकी प्रजा उसे बहुत स्नेह, बहुत प्यार करती थी। इसी कारण राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत जो है वो माना है। तो ये हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने कुछ वर्णन किया है मौर्य साम्राज्य के महान अधिकारियों के कार्यों के बारे में। वैसे तो हमने उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन हमने कुछ अधिकारियों के कार्यों के बारे में नहीं पढ़ा था।
मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस ने जिसे भारत भेजा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था और उसने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। इस बुक में ना उसने अधिकारियों के कार्यों के बारे में बताया था। उसने बताया था कि अधिकारी जो थे वो कुछ अधिकारी नदियों की देखरेख करते थे। जो मौर्य साम्राज्य में नदियाँ बहती थी ना, उनसे जो नहरें निकाली गई थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, पूरी उनके ऊपर नज़र रखते थे कि पानी जो है वो सभी राज्यों को बराबर बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ ऑफिसर्स जो थे वो शिकारियों पर भी नज़र रखते थे और उनके कार्यों के अनुसार उनको रिवार्ड देते थे। कुछ अधिकारी जो थे वो टैक्स वसूल करते थे और भूमि से जुड़े जितने भी कार्य थे उनको जांच करते थे, उनकी इंस्पेक्शन करते थे। और कुछ अधिकारी भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का भी निरीक्षण करते थे, जैसे जो लकड़हारे हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, उनके कार्यों पर भी वो नज़र रखते थे। इसके अलावा ना मैंने आपको जो है एक टॉपिक दिया है। वो टॉपिक है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके बारे में अगर हमने जांच करनी है, पता लगाना है, तो वो हमें क्या एविडेंस मिलते हैं। देखो, पहले मैंने आपको मौर्य हिस्ट्री के बारे में भी बताया था कि उनकी अगर हमने जानना है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में, तो हमें कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो हेल्प करते हैं। हमने इसमें देखा था कि जो थे सिक्के थे, और कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टाइम में जो बुक्स लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस थी, चाणक्य की बुक थी, ये सब हमने जो था वो पढ़ा था। तो आज हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि गुप्ता डायनेस्टी में जो था वो कौन कौन से सोर्सेज जो थे वो हमारी हेल्प करते थे। तो फर्स्ट यही है, स्कल्पचर्स हैं। उनके टाइम में भी मूर्तियाँ बनाई गई थी, उनके टाइम में भी ये अभिलेख थे, ये स्कल्पचर्स थी, तो ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे, उन्होंने जो था उनके टाइम में कवियों ने जो था अपने राजाओं के बारे में बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी थी। इन पोएम्स को ना प्रशस्ति कहते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त के एक राज कवि थे हरिसेन, उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी और इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि वो उन्होंने देवताओं के दर्प का भी, उनके घमंड का नाश किया है। नो डाउट समुद्रगुप्त बहुत बहादुर था और वो उसे भारत का नेपोलियन भी कहते थे। और उसके टाइम में मतलब वो कभी हारा ही नहीं था। लेकिन हरिसेन ने जो उनके बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा लिखी है। हो सकता है कि क्योंकि कोई भी जो कवि है वो अपने राजा की प्रशंसा तो लिखेंगे ही, नहीं तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन चाहे ये प्रशस्तियाँ काफ़ी जो थी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, लेकिन फिर भी हमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परसों हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें आप याद करते चलो, क्योंकि पार्ट 4 के बाद जो है आपका टेस्ट होगा। तो ये आपका टेस्ट, ये लेसन जो है आपके सितंबर टेस्ट में आएगा, इसलिए आप इसे साथ के साथ लर्न करते रहो। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।